हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे जो पिछली वीडियो में हमने कैपेसिटर पढ़ा था। कैपेसिटर क्या होता है? दो पैरेलल प्लेट लगी होती हैं आपस में कुछ डिस्टेंस पे, जिनमें कुछ ना कुछ चार्ज होता है, तो उसे हम कैपेसिटर कहते हैं। ठीक है। और जो उन पे चार्ज कैरी करते हैं, वो जो कैपेसिटर चार्ज कैरी करता है उसकी जो वो पावर होती है उसे हम कैपेसिटेंस कहते हैं। ये हमने पढ़ा था। और बाकी कंडक्टर, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होता है, थोड़ी बहुत इनके बारे में बातें करी थी हमने। ठीक है। तो आज हम इसके आगे बात करेंगे कि जब हम कैपेसिटर के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दें, कोई वुड डाल दें, तब क्या होगा। ठीक है। तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेशन एजुकेशन वीडियोज़ के लिए, ताकि आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके और हम आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आते रहें। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला है डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेज। डाइलेक्ट्रिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करते। जो नॉन कंडक्टिंग का मतलब होता है जो बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी को अपने ऊपर से, मतलब अपने से पास नहीं होने देते हैं। जैसे वुड हो गया, लकड़ी एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होती है। ठीक है। डाइलेक्ट्रिक इज एन एक्सटर्नल फील्ड व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज केप्ट इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आप किसी डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डालोगे, जो फील्ड कॉजेज रीओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द dielectric such that each molecule becomes a dipole and the net resultant of this is the appearance of charge on the surface of the dielectric। यानी कि जब भी आप किसी जो चार्ज को या फिर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को इस पे रखोगे डाइलेक्ट्रिक पे, तो जो हर मॉलिक्यूल होगा वो एक डाइपोल बन जाता है। ठीक। और जो सारे चार्जेस होते हैं इस डाइपोल के चारों ओर, यानी कि इसके सरफेस पे दिखने लग जाते हैं। विच प्रोड्यूसेज अ फील्ड विच अपोजेज द एक्सटर्नल फील्ड, जिसकी वजह से एक फील्ड क्रिएट हो जाता है और वो एक्सटर्नल फील्ड को अपोज करता है। इसे कहते हैं हम पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, यानी कि डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन भी कहते हैं। अनलाइक अ सेमीकंडक्टर, दिस इंड्यूस्ड फील्ड डजंट कैंसल आउट द एक्सटर्नल फील्ड। और जो कंडक्टर जैसे एक्सटर्नल फील्ड को हम क्या करते थे, वो कर देते थे, कैंसिल आउट कर लेते थे। लेकिन जो ये होते हैं एक्सटर्नल फील्ड को कैंसिल आउट कंप्लीटली नहीं कर पाते, बस उसको कम कर देते हैं। जो एक्सटर्नल फील्ड का इफेक्ट होता है उसको पूरा खत्म नहीं करते, बस थोड़ा सा कम कर देते हैं। द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। और जो इसका एक्सटेंट होता है पोलराइजेशन का, वो दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला क्या है? द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इन द एक्सटर्नल फील्ड ट्राइंग टू अलाइन द डाइपोल अलोंग द फील्ड। यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है डाइपोल की एक्सटर्नल फील्ड में, वो जो डाइपोल होगा उसको फील्ड के अलोंग अलाइन करने की कोशिश करती है। और दूसरा है द थर्मल एनर्जी ट्रेंडिंग टू डिस्टर्ब द अलाइनमेंट। और जो थर्मल एनर्जी है जो इस अलाइनमेंट को, जो वो बन रहा था, अलाइनमेंट बन रहा था, उसको डिस्टर्ब करती है। लेट ई बी द एक्सटर्नल फील्ड एंड ई पी बी द फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन द डाइलेक्ट्रिक एंड लेट ई बी द नेट फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। ठीक है। हमने क्या माना कि जो ई है एक्सटर्नल फील्ड है और ई पी होगा जो फील्ड पोलराइजेशन होगा। ठीक है। और हमने माना कि उसमें जो डाइलेक्ट्रिक में है, ये डाइलेक्ट्रिक डी है बीच में, इस साइड प्लस चार्ज, इस साइड नेगेटिव चार्ज। हमने क्या पढ़ा था पहले, ये जो कैपेसिटर की प्लेट होती है उस पर एक साइड पॉजिटिव चार्ज और एक साइड नेगेटिव चार्ज, यानी अपोजिटली चार्जड होते हैं दोनों प्लेटें। ठीक है। तो वही चीज़ है, इस साइड पॉजिटिव इस साइड नेगेटिव, ये ई जीरो ये ई वेक्टर। ठीक है। और जो ई होगा वो हो गया नेट फील्ड डाइलेक्ट्रिक के अंदर। अब उसके बाद देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा मेन, वो ई इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है। अब हमें पता है कि ई होता है सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, आपको पता ही है। ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट की जगह भी ये जो ई नॉट है उसकी जगह भी सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, माइनस ई पी की जगह सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है। अब देखो दोनों से क्या करेंगे हम, तो इस साइड से सिग्मा को कॉमन ले लेंगे। पहले ये जो सिग्मा वाला है ये पूरा इस साइड जाएगा, जिसकी वजह से सिग्मा नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट पूरा कॉमन आ जाएगा। तो हमारा जो फाइनल टर्म निकल के आएगा वो आएगा सिग्मा पी इज इक्वल टू सिग्मा नॉट 1-1/की। ठीक है। और जो नोट है, मेन नोट करने वाली बात क्या है कि जो लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, डाइलेक्ट्रिक फॉर विच द इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट इज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एंड इज प्रोपोर्शनल टू द फील्ड लेंथ। ठीक है। ये हमारे जो मेन नोटिस करने की बात है। और जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे पॉजिटिव और जिनके नेगेटिव सेंटर होते हैं वो कोइंसाइड करते हैं, और नॉन पॉलिकुलर मॉलिक्यूल होते हैं उनके जो सेंटर होते हैं वो कोलाइड नहीं करते। ठीक है। जो कोलाइड करते हैं वो है O2H2, और जो नहीं करते हैं उनके हैं HCl और H2, उनके कोलाइड नहीं करते हैं। अब अगला है पोलराइजेशन क्या होता है। ठीक है। अभी हमने बात करी थी डाइलेक्ट्रिक की। ठीक है। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की। अब डाइलेक्ट्रिक के अंदर पोलराइजेशन की बात करी थी। अब पोलराइजेशन क्या होता है उसकी बात करते हैं। ये है कि इट इज अ वेक्टर, यानी कि एक वेक्टर क्वांटिटी है ये। पोलराइजेशन इज डिफाइंड एज द इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस होता है उसे ही हम पोलराइजेशन कहते हैं। और इसकी जो डायरेक्शन होती है बाय द
इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट, और इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट से हम इसकी डायरेक्शन देते हैं यहाँ पर P इज इक्वल टू क्यू पी डी होता है, ठीक है। क्यू चार्ज होगा, डी उनके बीच की डिस्टेंस होगी, जो चार्ज इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाई ए होता है, ठीक है। तो जो सिग्मा ए और डी है वो P के साथ चले जाएंगे, और सिग्मा रो, तो रो P इक्वल टू सिग्मा एन हो जाएगा, ठीक है। तो पोलराइजेशन वेक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो जो पोलराइजेशन वेक्टर होता है वो इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी के न्यूमेरिकली इक्वल होता है, ठीक हो गया। अब है इलेक्ट्रिकली डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट तो आपको जानते हैं, यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन माइनस फिनिशियल पोजीशन के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फ्री चार्ज डेंसिटी इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, यानी कि जो फ्री चार्ज डेंसिटी होती है जो एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। दैट इज इट रिप्लेसेस ई विच इज डायरेक्टली टू द फ्री चार्ज डेंसिटी इन फ्री स्पेस। वो ई को रिप्लेस कर देता है जो फ्री स्पेस की फ्री चार्ज डेंसिटी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा लास्ट में डेरिवेशन आ जाएगा जो आपको याद रखना है। इसमें जो मेन चीजें जो आपको याद रखनी है वो क्या क्या है, एक ये वाला फॉर्मूला याद रखना है और एक ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अब क्या है कि जो P है इज इन द सेम डायरेक्शन एज E, P और जो E है सेम डायरेक्शन में, तो जो ऑल थ्री क्वांटिटीज हैं D, P और E वहां पर हम पैरेलल हो जाएंगी, तो जो रेशियो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ D एंड E का वो क्या हो जाएगा, D बाई ई सिग्मा नॉट एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा P, ये हो जाएगा। यहाँ से D का आपका आ जाएगा सिग्मा नॉट के E वेक्टर, ठीक है, ये आ जाएगा। और सेम वहीं पर P इक्वल टू डी ई माइनस ये था, तो D माइनस की जगह K माइनस वन आ गया, और एप्सिलॉन नॉट E बाहर ले लिया हमने, ठीक है। तो B इक्वल टू एक्स ई हो गया, और जहाँ पर x इक्वल टू के माइनस वन एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। x एक कांस्टेंट है जिसे इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी कहते हैं, ठीक है, एक्स नॉट को। तो वही चीज हमारा क्या है, के माइनस वन एप्सिलॉन नॉट। तो आप ये भी याद कर लें, जो ये मेन बॉक्स में बनाई गई है वैल्यूज, जहाँ पर ग्रीन बॉक्स ये ब्लू बॉक्स है उसमें आपको क्या करना है, याद कर लेना है ये वैल्यूज, ठीक है। ये आपके पेपर में इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। अब बात करते हैं कैपेसिटर्स और कैपेसिटेंस की, ठीक है। कैपेसिटर सिंपल सी बात है, अ सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय इंसुलेटर विच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। दो कंडक्टर का ऐसा सिस्टम जो इंसुलेटर से सेपरेटेड होते हैं और उनमें क्या होता है, चार्ज कैरी करते हैं वो अपने पे, ठीक है। और जो दो कंडक्टर होते हैं उनमें चार्ज क्यू और क्यू डैश होता है, अलग अलग होता है, अपोजिट चार्ज होता है दोनों में, और जो क्यू होता है वो चार्ज होता है कैपेसिटर पे कितना कैरी करता है, ठीक है। और जो टोटल चार्ज कैरी करता है वो जीरो करता है, क्यों, क्योंकि एक पे प्लस क्यू चार्ज होता है, एक पे माइनस क्यू चार्ज, तो दोनों को ऐड करोगे तो प्लस क्यू माइनस क्यू इक्वल टू जीरो, तो टोटल चार्ज जीरो होता है। और जो दोनों प्लेट होती हैं वो अपोजिटली चार्जड होती हैं, ये आपको पता है, हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया इसके बारे में। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस रीजन में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टर के, ठीक है। और जो द पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पीओटी पोटेंशियल डिफरेंस वी जो इन दोनों के बीच में होगा, इज द वर्क डन टेकिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज को एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर ले जाने में जितना भी वर्क डन होगा उसे हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। अब कैपेसिटेंस क्या होता है, द रेशियो Q बाई वी फॉर अ कैपेसिटर इज कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस, यानी कि कभी भी आपको C इक्वल टू क्यू अपन वी फॉर्मूला दिखे तो आप समझ लेना वो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। अगर आपको चार्ज और पोटेंशियल दिया तो आप कैपेसिटेंस निकाल दोगे, या फिर कैपेसिटेंस और चार्ज दिया तो आप पोटेंशियल निकाल दोगे, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस दिया तो आप चार्ज निकाल सकते हो, ठीक है। तो तीनों आपस में रिलेटेड है, हमने पिछले में बात करी थी, चार्ज बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस घटेगा, वैसे ही वाइस वर्सा होते हैं, हमने बात करी थी पिछले वीडियो में, ठीक है। और ऐसा यूनिट फेरेड होती है, मिली फेरेड, माइक्रो फेरेड, पिको फेरेड और नैनो फेरेड, इसके बारे में हमने बात करी, ठीक है दोस्तों। और सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ क्यू एंड बी, ठीक है, सी डिपेंड नहीं करता उन दोनों पे, क्यू और बी पे, एंड ओनली डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, यानी ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है कि कंडक्टर कब कैसा बिहेव कर रहा है, उसका शेप कैसा हो रहा है, साइज कैसा हो रहा है, कितना सेपरेशन हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर्स, व्हेन अ चार्ज्ड कंडक्टर इज केप्ट नियर एन अनचार्ज कैपेसिटर इट कैपेसिटेंस इंक्रीजेज, जब आप एक चार्ज कंडक्टर को एक अनचार्ज कंडक्टर के सामने रखोगे तो जो कैपेसिटेंस होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, बढ़ जाएगा, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब है टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स, पहला है स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है, आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल आइसोलेटेड होलो मेटल स्फीयर, इट स्टोर्स एनर्जी इन द रीजन फ्रॉम इट्स सरफेस टू इन्फिनिटी, कंसिडर अ होलो मेटल स्फीयर विद चार्ज q एंड रेडियस r, द पोटेंशियल एट सरफेस कैन बी रिटन एज, ठीक है। यानी कि जो आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर होता है इसमें एक सिंगल होता है, सिंगल मेटल स्फीयर होता है जिसको होलो होता है अंदर से खोखला, ठीक है, इसमें एनर्जी स्टोर करता है अपने इन्फिनाइट रीजन में, ठीक। और इसकी जो चार्ज q होगा, इसका रेडियस r होगा, और जो पोटेंशियल होगा उसका हम निकालेंगे कैसे, देखते हैं उसको भी।
उस पे जो कैपेसिटेंस जो पोटेंशियल निकलेगा वो होगा v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। q चार्ज है, r उसके बीच के क्या रेडियस है, ठीक है। तो ये होलो स्फीयर है जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और ये अंदर को पूरा खाली, इसका r रेडियस, q इस पे चार्ज। तो हमने पोटेंशियल निकाल दिया ऐसे। अब हमको पता है कि कैपेसिटेंस इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल होता है। अब पोटेंशियल की तो हम इतनी वैल्यू रख देंगे तो हमारा c इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r आ जाएगा। और मैं आपको बता दूं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद करके रख लो, ठीक है। कहीं पर भी पूछ सकता है व्हाट इज रिलेशन क्या होगा c और r के बीच में, तो आपको ये फॉर्मूला वहाँ पर बताना पड़ेगा, ठीक है। और किस तरीके से हुआ बाकी ये चीज़ें यहाँ पर है, ठीक। और ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं थोड़ा बहुत क्या क्या है इसमें। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि स्फेरिकल कैपेसिटर है, ठीक है, जिसमें दो कंसेंट्रिक स्फेरिकल सर्कल, कंसेंट्रिक मतलब जिनका सेंटर एक ही और एक के बाहर पे एक सर्कल लगाओ, ठीक है। जैसे आप रंगोली बनाते थे बचपन में तो एक जो कंपास से बनाते थे, एक पॉइंट पे कंपास रख के गोल 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 बनाते थे छोटे बड़े, तो वही चीज होता है कंसेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टर्स, ठीक है। अब हमें बताना है कि जो कैपेसिटेंस होगा वो इतना होगा, c इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 r2 अपॉन r1 माइनस r2 इतना होगा, हमें ये बताना है, ठीक है। जहाँ पर r1 और r2 क्या रेडियाई होंगे आउटर और इनर स्फीयर के, जैसे आउटर है, ये आउटर हो गया बाहर वाला और ये हो गया इनर वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, डेल्टा v इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, पोटेंशियल ऑफ इनसाइड माइनस पोटेंशियल ऑफ आउटसाइड इक्वल टू इतना हो गया वी ए, ठीक है। अब वी ए इक्वल टू इतना इतना हो गया जो भी सिस्टम है। अब कैपेसिटेंस इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल होता है, तो जो ये पोटेंशियल की वैल्यू थी वो हमने यहाँ पर रख दी और हमारा आ गया इतना आंसर जो हमको ऊपर निकालना था। देखो जो हमको निकालना था यहाँ पर वो हमने यहाँ पर निकाल दिया, ठीक है। बस ए और बी की जगह क्या रख दो, रेडियस 1 और रेडियस 2, r1 और r2, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर हमने रख दी है, ठीक। तो इस तरीके से आपका ये क्या आ जाएगा, जो आपको निकालना था वो भी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसका एनर्जी लिखा है, आंसर लिखा है कि इट कंसिस्ट ऑफ टू कंसेंट्रिक स्पेयर, एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैविटी बिटवीन द स्पेयर, यानी कि इसमें दो चार्ज स्पेयर कंसेंट्रिक स्पेयर होते हैं जिनमें चार्ज होता है, ठीक है। और जो एनर्जी होगी वो अंदर की कैविटी पे कंटेन होती है, मतलब कि जो ये दो स्पेयर है इनके बीच की जो कैविटी होती है यहाँ पर इसमें एनर्जी होती है, ठीक है। हमने मान लिए दो स्पेयर माने जिनकी ए और बी रेडियस है, ए और बी, ये हमने ये मान लिया, ठीक है। इस तरीके का हमको बताना था तो हमने इस तरीके का ये भी डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। और इनके जिनका पोटेंशियल स्पेयर पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, ए और बी के बीच में था, तो हमने वो इसमें से निकाल दिया। तो दोस्तों आज की वीडियो में ये सब था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा और आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में कुछ छोटा सा भी टॉपिक नहीं आया, समझ में कुछ भी नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको कहाँ पर समझ में नहीं आया। और आप हमें ज़्यादा कनेक्ट हमसे कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल है हमारा जिसमें हम सारी नोट्स PDF सब चीज़ डालते हैं, वीडियो से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है सब वहीं पर हम अपलोड करते हैं, ठीक है। तो उसका चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। और जो प्लेलिस्ट है हमारे ये इस चैनल इस जो सीरीज बना रहे हैं हम 12th के लिए, आपके जो सिलेबस का कवर कर रहे हैं हम, उसका जो प्लेलिस्ट है वो भी हमने बनाई हुई है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप प्लेलिस्ट को जाके देख सकते हैं। बाकी सारी वीडियो जितनी भी आई हैं, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, वैसे धीरे धीरे सेकंड थर्ड हम पूरा आपका जो टर्म 1 का सिलेबस है वो पूरा करेंगे, फिर टर्म सेकंड का भी सिलेबस पूरा करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, तो समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, आसपास साफ सफाई बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।